जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश के अंतर्गत राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा वंश पढ़ते हैं? राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मनकीर या मानेखेत वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। यानी कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक स्थापना किसने किया? तो दंती दुर्ग ने किया। कब किया? तो 752 ईस्वी में किया था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। यानी कि शुरुआत में जो थे वो चालुक्य राजाओं के मतलब अधीन रहते थे, ठीक ना। उनका कब्जा किसके ऊपर था? चालुक्य राजा जो है इनके ऊपर कब्जा किए हुए थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मानकीर या मानेखेत, जो कि वर्तमान में मालखेड़ कहलाता है। ये कहाँ है? तो सोलापुर के निकट है, ठीक ना। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक हुए कौन कौन हुए? तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एलोरा का जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कैनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट का, ठीक ना, पहला शासक था, ठीक ना। ध्रुव क्या था? राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कैनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया? प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया, ठीक ना। यानी 3 गो में लड़ाई हुआ, ठीक ना। ध्रुव में, वत्सराज और धर्मपाल में। तो ध्रुव ने वत्सराज को भी पराजित कर दिया और धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। इसलिए इसका नाम क्या है? त्रिपक्षीय, ठीक ना। यानी कि त्रिपक्षीय युद्ध में, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को, ठीक ना, ध्रुव ने पराजित कर दिया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को क्या कहा जाता है? तो धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उनके संरक्षक धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्ष का संघर्ष में भाग लिया और चक्रा युद्ध में, और उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित कर दिया। कौन? गोविंद तृतीय ने। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया, ठीक ना। गोविंद तृतीय ने किसको किसको नष्ट किया? पल्लव को, पांड्य को, ठीक ना, पांडव, केरल एवं गंग के शासकों को गोविंद तृतीय ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष जो था वो कैसा धर्म मानता था? तो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक ना। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। कन्नड़ भाषा में कौन सा क्या चीज़ लिखा? तो कविराज मार्ग की रचना लिखा। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार के संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। यानी कौन कौन? जिनसेन, ठीक ना, और महावीराचार्य और सत्यायना, ये सब किसके दरबार में रहते थे? तो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष जो था वो क्या किया? तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया, यानी अंत कर दिया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसुद्दी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सबसे शासक कहा, ठीक ना। इंद्र तृतीय के काल में अरब निवासी अलमसुद्दी जो है भारत आया और उन्होंने कहा कि तत्कालीन जो राष्ट्रकूट शासक था वो भारत का सबसे शासक कहा, ठीक ना। यानी कि जो राष्ट्रकूट का शासन हो रहा था वो कहा कि सबसे अच्छा शासक इन लोग चला रहा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कृष्ण तृतीय हुआ, ठीक ना। अब इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, ठीक ना, और उन्होंने क्या किया? शांति पुराण की रचना की।
दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल घंटा जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में। कल्याणी के चालुक्य तेलफ द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। यानी कहने का मतलब है कि कल्याणी के चालुक्य तेलफ द्वितीय ने, ठीक ना, 973 ईस्वी में किसको हराया? कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक ना। और कौन वंश ला दिया? कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाल दिया। एलूरा एवं एलिफेंटा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलूरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या नंबर 10 है। इसके एक चैत्य है। यहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। एलूरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यानी कि एलूरा और एलिफेंटा के जो गुफाएं हैं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है, ठीक ना। इसका निर्माण कब हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के काल में ही हुआ था, ठीक ना। एलूरा में, ठीक ना, 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितने हैं टोटल? 34 है, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध के लिए है, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए है और 30 से 34 तक जैनों के लिए है। जैन की गुफाएं हैं। और बौद्ध गुफाओं में सबसे अगर प्रसिद्ध कहा जाए तो विश्वकर्मा गुफा है, जो कि संख्या नंबर कितना पर है? 10 पर है। इसमें से एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिसे 2 को थल कहा गया है और 3 को थल नाम दिया गया है। 2 और 3 को क्या कहा गया है? थल थल नाम दिया गया है। एलूरा की गुफा में 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुषों में सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलूरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। यानी एलूरा गुफा का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने, ठीक ना, कब किया? तो 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। यानी राष्ट्रकूट जो थे वो सब मानते थे, शैव को भी मानते थे, ठीक ना, वैष्णव को भी मानते थे, शाक्त को भी मानते थे और इसके साथ साथ क्या, जैन धर्म को भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यानी राष्ट्रकूट जो थे अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को भी बसने के लिए दिया था और इस्लाम का जो भी है प्रचार मतलब कर सकते थे, मतलब इस्लाम को बसने का और अपने धर्म को प्रचार करने की अनुमति दे रखी थी। चलिए इसके बाद हम लोग चालुक्य वंश यानी कल्याणी वंश के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मानेखेट थी, ठीक ना। यानी कि चालुक्य वंश में कल्याणी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया? तो तेलप द्वितीय ने किया, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मानेखेट थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तेलप तृतीय। यानी चालुक्य वंश ये जो कल्याणी का अंतर्गत आता है उसमें कौन कौन से शासक हुए? तो पहला हुआ तेलप प्रथम, फिर तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय और तेलप तृतीय हुआ। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेट की राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। सोमेश्वर जो प्रथम था उन्होंने मानेखेट जो राजधानी थी उसको वहाँ से हटाकर कल्याणी ले गया। कल्याणी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक ना। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। इस वंश का अगर सबसे जो है ग्रेटेस्ट एम्परर कहा जाए, ठीक ना, सबसे जो महान शासक जो हुआ, राजा जो हुआ, वो कौन हुआ? तो विक्रमादित्य 6 हुआ। बिल्हण और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। बिल्हण और विज्ञानेश्वर जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 6 के, ठीक ना, दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा यानी हिंदू विधि ग्रंथ, याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। यानी जो विज्ञानेश्वर की जो रचना है वो क्या है? मिताक्षरा है, ठीक ना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देगा कि मिताक्षरा किसकी रचना है? तो विज्ञानेश्वर की है, ठीक ना। विक्रमांक केवदेव चरित्र की रचना केवदेव चरित्र की रचना बिल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। विक्रमादेव चरित्र की रचना जो है किसने किया? बिल्हण ने किया। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवनी के बारे में प्रकाश
डाला गया है। अब चालुक्य वंश वातापी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग चालुक्य वंश वातापी के बारे में पढ़ेंगे। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशियन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। कहने का मतलब है कि चालुक्य वंश जो था इस वंश की स्थापना किसने किया, तो जयसिंह ने किया। किसने किया, तो जयसिंह ने किया, ठीक है। और इस वंश के इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वातापी थी। वातापी कहाँ है, तो बीजापुर के निकट है। और इस वंश के कौन कौन से शासक प्रमुख हुए, तो पुलकेशियन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, ठीक ना। इसमें सबसे अगर प्रतापी राजा की बात किया जाए तो राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय व बहु सुवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मिगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। यानी महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है, ठीक ना, से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन जो द्वितीय था वो बहुत सुवर्ण एवं अग्निष्ठ में यज्ञ, ठीक ना, अग्निष्ठ यज्ञ करवाया था। यानी कि बहुत सुवर्ण यज्ञ और अग्निष्ठ में यज्ञ करवाया था। और जिनेन्द्र का मुगुती का जो मंदिर है वो किसने बनवाया, पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, जिसे दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जब हराया तो कौन सा उपाधि धारण किया, परमेश्वर यानी ईश्वर हो गया। अब इसने दक्षिणा पथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध ने पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। हुआ क्या कि पल्लवी वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। कब, 642 ईस्वी पूर्व में, ठीक ना। और ऐसा माना जाता है कि उसकी जो राजधानी थी वातापी बादामी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो है मारा गया। और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने कौन सा उपाधि धारण किया, तो वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, ठीक ना। लेखक कौन है, तो रविकृति। एहोल अभिलेख है, इसका संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। यानी कि अजंता में एक मूर्ति है, गुहा चित्र है, जिसमें फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए किसको दिखाया गया है, पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। वातापी का निर्माणकर्ता कौन है, तो कृतिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की। मालवा को जीतने के बाद विनय जो द्वितीय थे वो कौन सी उपाधि धारण किए, तो सकलोतर पथनाथ की, ठीक ना, उपाधि धारण किए। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिज वनाश्रय, ठीक ना, अवनिजनाश्रय की उपाधि धारण की। हुआ क्या कि विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन के अरबों ने आक्रमण कर दिया, ठीक ना, दक्कन में अरबों ने आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण का जो है विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया, ठीक ना। इस आक्रमण का मुकाबला कौन किया, तब विक्रमादित्य का भतीजा था पुलकेशी, उन्होंने किया। और इस अभियान में सफलता मिला उसको, तब विक्रमादित्य ने उसको अपना से उपाधि प्रदान किया, जिसको अवनी जानाश्रय की उपाधि दिया, ठीक ना। अपने भतीजा को कौन सा उपाधि दिया, तो अवनी जानाश्रय का उपाधि दिया, ठीक ना। और आगे हम लोग, ठीक ना, इसी वंश के बारे में पढ़ते हैं। आज जितना भी वंश है सभी खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदकाल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर एवं उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। यानी विक्रमादित्य की दो पत्नी थी। प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने क्या किया, तो पदकल में, ठीक ना, पदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तथा उसकी दूसरी पत्नी जो त्रैलोक्य देवी थी, उसने क्या किया, त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यानी दो पत्नी थी, दो मंदिर बनवाया। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्धन द्वितीय था। इसे इनके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और
इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो कीर्तिवर्मन था। कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसने इसके सामंत दंती दुर्ग को परास्त कर दिया और नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक ना। एहोल को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। याद रखने योग्य बातें हैं कि एहोल को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश यानी बेंगी, ठीक ना। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी, ठीक ना। बेंगी जो था, बेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बेंगी थी। बेंगी क्या है? तो आंध्र प्रदेश में है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो जयसिंह हुए, इंद्रवर्धन हुए, विष्णुवर्धन हुए, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। यानी इस वंश का जो प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय हुए। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पडरंग था, ठीक ना। इस वंश का अगर सबसे प्रतापी राजा की बात किया जाए तो विजयादित्य था, विजयादित्य तृतीय था, जिसकी सेनापति कौन था? पडरंग था। चलिए अब यादव वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। यानी देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था? तो भीलम पंचम ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहण था, ठीक ना। इसका कार्यकाल क्या था? तो 1210 से 1246 ईस्वी में। यानी यादव वंश की सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो सिंहण हुआ, ठीक। और इसकी कार्यकाल क्या है? 1210 से 1246 ईस्वी तक। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अरे तो यादव नहीं था, तो आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक ना। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रामचंद्र था, और जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि हार को क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट वंश जो है वो आपका होयसल वंश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। यानी होयसल वंश की स्थापना किसने किया? तो विष्णुवर्धन ने किया। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश क्या था? तो यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था, ठीक ना। बेलूर में चेना केशव मंदिर है, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने किया। कब किया? तो 1117 ईस्वी में किया। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था, ठीक ना। मलिक काफूर के सामने वो भी जो यादव वंश का अंतिम शासक था वो भी आत्मसमर्पण कर दिया। और होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय था, इसको भी किसने हरा दिया? मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीवीड था। यानी होयसल वंश का जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ठीक ना, द्वार समुद्र, जो कि आधुनिक क्या इसका नाम है? हेलीवीड था। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और इस कदम वंश की राजधानी बनवासी था। कदम वंश की स्थापना किसने किया? तो मयूर शर्मन ने की। और इस वंश की राजधानी कहाँ है? तो बनवासी थी, ठीक ना। प्रमुख वंश और उसका राजधानी और उसके संस्थापक याद रखना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। आ गया गंग वंश, ठीक ना। अब हम लोग गंग वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। गंग वंश की स्थापना किसने किया? ब्रजहस्त पंचम ने किया, ठीक ना। गंग वंश को किसने किया? ब्रजहस्त पंचम ने। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कुंकड़ी वर्मा था। गंग वंश के अभिलेख के अनुसार क्या होता है कि गंग वंश के प्रथम शासक कौन था? तो कुंकर्णी वर्मा था। गंगों के प्राथमिक राजधानी कुलाल यानी कोलार थी। कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। यानी गंगों का जो प्रथम राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, वो कुलाल थी, ठीक ना, जिसको कोलर कहा जाता है। बाद में क्या हो गया? तो तलकाड हो गई, ठीक ना। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। यानी जो गतक सूत्र है उस पर टीका लिखने वाला पहला जो शासक था गंग का, वो कौन था? माधव प्रथम था। आता है इसके बाद काकतीय वंश, ठीक ना। काकतीय वंश, ठीक, ये हम लोग आज का जो है लास्ट टॉपिक है, ठीक ना। काकतीय वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? तो बीटा प्रथम। यो अल्फा गामा बीटा आ गया है, में नाम गजब रखा है जी, याद रखना है। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा, यानी नलगोंडा कहाँ है? तो हैदराबाद में है, एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी क्या है? तो अमकोंड है, ठीक ना। क्या है? अमकोंड है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्मा देवी गणपति की बेटी थी,
जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। ठीक, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति था। और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, ठीक ना, जिसने रुद्रदेव महाराज के का नाम ग्रहण किया। और उन्होंने कितना वर्ष शासन किया? 35 यानी 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो वारंगल में स्थानांतरित कर ली। ठीक, इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। यानी कि काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो प्रताप रुद्र हुआ। और इसके जो शासन काल कब हुआ? तो 1295 से 1330 ईस्वी तक हुआ। आज हम लोग इन्हीं टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय यानी पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बेल घंटा को जरूर दबाएं। थैंक्स।